इस कमरे में दलित कितने हैं? इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। और एक भी टिकट जो है ओबीसी के लोगों को नहीं दी थी। चिंता का विषय था। तुम्हारी जात क्या है? तुम्हारी जात क्या है? हरियाणा के अंदर भी जो है, जो ओबीसी, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, और जितना उनको देना चाहिए था, तवज्जो देनी चाहिए थी। तो देश की ऐसी कोई चुनावी रणभूमि नहीं बची जहां कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी ने चुनावी मंच से जाति की बात न की, ओबीसी के लिए जीने मरने की कस्में न खाई। लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता अब जैसे जैसे बयान दे रहे हैं, उससे तो यही सवाल उठ रहा है कि राहुल और उनकी पार्टी कांग्रेस के ओबीसी वर्ग को लेकर किए गए दावे और जो बातें उन्होंने कही वो खोखले तो नहीं थी। हरियाणा के बड़े कांग्रेसी नेता, जिनका परिवार 70 सालों से कांग्रेसी रहा है, कैप्टन अजय यादव ने कुछ दिन पहले पार्टी से तमतमाते हुए इस्तीफा दे दिया था। आरोप लगाया था कि कांग्रेस को ओबीसी वर्ग की चिंता ही नहीं है। आज वो बड़े दुखी मन से फिर से पार्टी में वापस आ गए, लेकिन दोबारा एंट्री के शुभ मौके पर भी अपनी पार्टी को उन्होंने बख्शा नहीं। लालू प्रसाद यादव के समधी कैप्टन अजय यादव को कांग्रेस ने ओबीसी विभाग का चेयरमैन बनाया था, लेकिन अजय यादव आज भी यही मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि यह सारा गेम दिखावटी है। ओबीसी चीफ वाला ये पोस्ट सिर्फ दिखावा है, क्योंकि राहुल गांधी और खड़गे ने कोई पावर नहीं दिया उन्हें। यानी हरियाणा चुनाव में कैप्टन अजय यादव से ना मुद्दा पूछा गया और ना उम्मीदवारों के बारे में उनसे राय ली गई। और अब अजय यादव बोल रहे हैं कि हरियाणा का रिजल्ट ओबीसी वर्ग की अनदेखी का नतीजा है। एक बार सुन लीजिए उनका बयान, फिर ओबीसी वर्ग को लेकर देश की राजनीति का पूरा हिसाब किताब आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि ओबीसी के मामले में किसका तीर सही जगह लग रहा है और कौन सिर्फ बयानबीर साबित हो रहा है। जे&के में चुनाव हुए असेंबली के, तो वहां पर एक भी टिकट जो है ओबीसी के लोगों को नहीं दी थी। तो ये चिंता का विषय था। हरियाणा के अंदर भी जो है, जो ओबीसी, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, और जितना उनको देना चाहिए था, तवज्जो देनी चाहिए थी। अगर आप देखेंगे कि ओबीसी से मेरे अलावा, जिसको मैंने हमेशा कहा है ऑर्नामेंटल पोस्ट है, चेयरमैन एआईसीसी ओबीसी डिपार्टमेंट जो है, अब तक ऑर्नामेंटल रहा है। अब देखते हैं आगे कुछ इसमें सुधार होता है नहीं होता है। तो कैप्टन अजय यादव पार्टी में वापस तो जरूर आ गए हैं, लेकिन मन में संशय अभी भी बना हुआ है कि पता नहीं ये जो पोस्ट है, जो ऑर्नामेंटल जिसको कह रहे हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए सजावटी पोस्ट है, वो पोस्ट में कोई पावर मिलेगी कि नहीं, उसमें कोई सुधार होगा या नहीं, अभी भी वो संशय मन में बना हुआ है। कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीवी राव हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, वो रेवाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे, जबकि राहुल गांधी ने हरियाणा के मंच से जाति आरक्षण, जातिगत सर्वे, सारे मुद्दों की जलेबी बना दी थी पूरी। इसीलिए कैप्टन समेत तमाम कांग्रेसी सवाल उठा रहे हैं कि क्या जो हरियाणा में हुआ कहीं वो आगे भी तो नहीं दिखेगा। और इस डर की एक बड़ी वजह स्विंगिंग ओबीसी वोट मानी जा रही। दावा किया जा रहा है कि ओबीसी को दरकिनार करने वाली पॉलिटिक्स हरियाणा में नकारी गई है। और अब आगे देखिए कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव बिल्कुल सामने है और यूपी में उपचुनाव को लेकर माहौल गर्मा रहा है। ऐसे में पार्टियां इन राज्यों की तैयारी करते वक्त तिरछी नजर से हरियाणा के रिजल्ट की तरफ भी देख रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि वहां ओबीसी वर्ग ने बाजी पलटी थी, मोदी को बूस्टर डोज दिया था। अब आने वाले चुनावों में भी कहीं अगर यही ट्रेंड रहा तो कांग्रेस के लिए आगे भी कोई बहुत उम्मीद नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस वर्ग ने हरियाणा में कैसा खेल किया और बीजेपी के लिए एक कैसे तुरुप का इक्का साबित हुआ है। जरा एक बार दिखाइए। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी जो ओबीसी खास करके उम्मीदवार उन्होंने दोनों पार्टियों ने दिए, जरा उनका नंबर, उनका आंकड़ा और उनके परफॉर्मेंस पर एक नजर डालिए।
कांग्रेस ने 28 जाट उम्मीदवार उतारे थे, यानी कि नॉन ओबीसी, उसमें से 13 जीते। परफॉर्मेंस देखिए, यानी कि करीब आधे से कुछ कम, है ना, 50% से कम का स्ट्राइक रेट रहा उस हिसाब से। जबकि ओबीसी 20 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट मिले, उसमें से 7 उम्मीदवार जीते, यानी कि 1/3 के आसपास का आंकड़ा है। स्ट्राइक रेट देखें तो 1/3, 20 में से सिर्फ 7 उम्मीदवार जीत पाए, ये कांग्रेस के लिए। लेकिन कैसे ये बीजेपी के लिए एक वरदान साबित हुआ और कैसे हरियाणा के वोटर्स ने, खास करके ओबीसी वोटर्स ने, कैसे बीजेपी पे भरोसा जताया है, जरा इस आंकड़े को देखिए। बीजेपी 16 जाट उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से उतारे गए, उसमें से 6 जीते, जबकि 22 उम्मीदवार जो ओबीसी कैटेगरी के थे, उन 22 उम्मीदवारों में से 21 जीते। ऑलमोस्ट 100% का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 100%। आप सोचिए ना कि 22 में से 21 जीत गए, यानी कि 95% तो है ही। आप सोचिए कि ये जो आंकड़े हैं, ये बताते हैं कि हरियाणा में ओबीसी के लोग या ओबीसी वोटर्स ने, उन्होंने कैसे बीजेपी की बातों पर ज्यादा भरोसा किया अगर बरक्स रख कर देखें कांग्रेस के तो। अब जरा एक दूसरा आंकड़ा आपको दिखाते हैं। ये उसमें से एक छोटा सैंपल हमने उठाया है, एक छोटा इलाका उठाया है जो एकदम पूरी तरीके से ओबीसी डोमिनेटेड है, अहिरवाल इलाका जिसको कहते हैं हरियाणा का। वहां जरा देखिए क्या स्थिति रही। बीजेपी को 10 सीटें मिली है और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। आप सोचिए, 11 सीटें जो कि यादव बाहुल्य है अहिरवाल का, 11 जहां सीटें हैं उसमें से बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 1। तो अगर कैप्टन अजय यादव ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने सिर्फ कहा है, लिप सर्विस जिसको कहते हैं, कि कांग्रेस ने सिर्फ कहा है और हमें सिर्फ एक ऑर्नामेंटल पोस्ट दे दिया, दिखावटी सजावटी पोस्ट पे हमें बिठा दिया, हमें पावर नहीं दिया, अगर वो कह रहे हैं और उनके मन में इससे पीड़ा निकल रही है और चुनाव के बाद वो इस रूप में सामने आई है, तो इसका मतलब है कि चुनाव के दौरान भी लोग इस बात को समझ रहे थे हरियाणा में कि कांग्रेस और बीजेपी के कहनी और कथनी में क्या फर्क है। अजय यादव कश्मीर का भी जिक्र कर रहे हैं, तो एक बार वहां भी ले चलते हैं आपको और वहां का हाल दिखाते हैं। ओबीसी की जम्मू कश्मीर की आबादी में हिस्सेदारी जो है वो 11% है। जरा एक बार ये भी देख लीजिए मंत्रिमंडल में। अब अभी चलेंगे हम जम्मू कश्मीर, उससे पहले जरा एक नज़र कुछ और चीज़ों पे देखिए। मंत्रिमंडल में ओबीसी, जरा हरियाणा में देखिए कि ये बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं राहुल गांधी कि ओबीसी, दलित, पिछड़े ये कहाँ हैं, पार्टी में उनका क्या से है, कितना उनका दखल है। जरा एक बार देखिए, नज़र डालिए। हरियाणा में 50% ओबीसी मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में 37.5% मंत्री जो हैं वो ओबीसी हैं। राजस्थान में आधे से भी ज़्यादा 54.5% मंत्री जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी के हैं और छत्तीसगढ़ में 50%। ये हाल में जो चुनाव हुए हैं जिन राज्यों में और जहां बीजेपी की सरकार बनी है, वहां ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन क्या है, उनका प्रतिनिधित्व क्या है, जरा एक बार आंकड़ा देखिए। इसमें से 3 जगह तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा में तो 50% और उससे ज्यादा है ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। और मध्य प्रदेश में भी 37-38%। मतलब उनकी आबादी के हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन है, बल्कि कई जगह तो हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। बावजूद इसके राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि बीजेपी में दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। और यही वजह है कि जब ये आंकड़े यहां तो आंकड़े हैं, लेकिन इन राज्यों में तो चेहरे होंगे ना, कि ये जो 50% चेहरे जो मंत्रिमंडल में ओबीसी के दिख रहे होंगे, तो वहां की आबादी, वहां के वोटर तो देख रहे हैं ना अपनी आंखों से कि किस पार्टी ने उनके कास्ट के लिए, उनकी जाति के लिए क्या किया है। तो अब अजय यादव, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि वो जिक्र कर रहे हैं कश्मीर का भी, तो एक बार वहां का भी हाल दिखाते हैं आपको। ओबीसी की जो जम्मू कश्मीर की जो आबादी में हिस्सेदारी करीब 11% है और 7 सीटों पर उनकी आबादी निर्णायक मानी जाती है, यानी कि वो फैसला बदलने में सक्षम है। वो जिस तरफ झुक जाएं उस तरफ एक तरीके से नतीजे चले उनके पक्ष में हो जाएंगे। कुलगाम सीट पर 70% ओबीसी आबादी है।
यहां से इंडी की साझेदार सीपीआईएम के उम्मीदवार जीते हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी 6 सीटों पर भी ओबीसी की आबादी 25 से 35% मानी जाती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि न कांग्रेस और न उनके साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों में से किसी ने भी एक भी ओबीसी उम्मीदवार नहीं उतारा था। भाई ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने भी नहीं उतारा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो राहुल गांधी है ना, जो हर मंच से ये सवाल उछालते रहते हैं कि भाई आपकी पार्टी में ओबीसी, सरकार में ओबीसी, और तो और कि जो सेक्रेटरीज हैं, जो केंद्र सरकार में सचिव हैं, उसमें भी ओबीसी और एससी एसटी की भागीदारी पूछते रहते हैं। तो झंडा बरदारी जब राहुल गांधी कर रहे हैं तो उम्मीद भी उनसे की जानी चाहिए कि आपने कितने कैंडिडेट दिए। जीरो कैंडिडेट। इन 7 ओबीसी बहुल सीटों पे 0 कैंडिडेट। ना तो कांग्रेस ने एक भी कैंडिडेट ओबीसी का दिया और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेसी अजय यादव अपनी पार्टी को न सिर्फ चुनावी रिजल्ट वाला आईना दिखा रहे हैं, बल्कि अपनी पार्टी को रायपुर वाला वादा भी याद दिला रहे हैं। वो वादा क्या है, जरा एक बार खुद भी सुनिए। कि रायपुर रेजोल्यूशन जो एआईसीसी का प्लेनरी सेशन हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि 50% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को दिया जाएगा। लेकिन जब मैंने आंकड़े देखे हैं, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, जेएंडके है, तेलंगाना है, हिमाचल है, पंजाब है, आपका हरियाणा है, तमिलनाडु है, ये हमारे पार्टी में लागू नहीं हुआ अब तक। जो है 50% जो हमें मिलना चाहिए था, जो स्थान मिलना चाहिए था। तो कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद है वो ज्यादातर पिछले बीते सालों में गांधी परिवार के पास रहा। याद करेंगे तो आखिरी जो ओबीसी अध्यक्ष सीताराम केसरी थे, और उसके बाद आपको शायद ही कोई ओबीसी अध्यक्ष याद आए। और उसके साथ गांधी परिवार का सलूक कैसा रहा वो तो एक अलग कहानी है ही, और आप में से बहुत सारे लोग उससे वाकिफ भी होंगे। बहरहाल आज की सियासत में ओबीसी से जुड़ा एक आंकड़ा और देखिए, और इसको देखकर समझिए कि 2024 लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी ओबीसी, दलित और आदिवासी का मुद्दा उठा रहे थे और उसको सबसे बड़ा मुद्दा करार दे रहे थे, जातिगत सर्वे का सवाल उठा रहे थे, उस चुनाव में देश की 2 बड़ी पार्टियों का में अगर ओबीसी उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि राहुल गांधी के कहने और करने में क्या फर्क है। कांग्रेस ने 76 ओबीसी उम्मीदवार उतारे, जबकि बीजेपी ने 119 ओबीसी उतारे ओबीसी उम्मीदवार बीजेपी ने। अब आप सोचिए कि उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 23% कांग्रेस के लिए जो उनके कुल कैंडिडेट्स थे उसमें से ओबीसी का परसेंटेज आता है 23%, जबकि बीजेपी के लिए 27%, यानी कि 27% उम्मीदवार ओबीसी के। अब आप खुद देखकर अंदाजा लगाइए कि ओबीसी को लेकर, ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने को लेकर कौन सी पार्टी ज्यादा संजीदा है, कौन सी पार्टी ज्यादा गंभीर है, कौन सी पार्टी ओबीसी को अपने पूरे नेतृत्व में ज्यादा अहमियत देती है, ज्यादा जगह देती है। आप इस आंकड़े को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। हमने आपको 5-6 किस्म के आंकड़े दिखाए। एक तो हमने हरियाणा के आंकड़े दिखाए, हमने अलग अलग राज्यों में मंत्रिमंडल में किस तरीके से प्रतिनिधित्व मिल रहा है ओबीसी को, हमने उसके आंकड़े दिखाए। और अब आपको मैंने पिछले जो लोकसभा चुनाव में जो हाल ही में संपन्न हुए, उसमें किस पार्टी ने किस जाति के लीडरशिप पर ज्यादा भरोसा जताया और किसको ज्यादा जगह दी अपने नेतृत्व में, वो उसका आंकड़ा भी आपके सामने। अब आपको राहुल गांधी की ओबीसी सियासत से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा दिखाते हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी ने आज तक कितने % मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से बनाए और कांग्रेस ने कितने? जरा ये आंकड़ा भी देखिए। बीजेपी ने अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी की तरफ से, उसमें से 1/3 के आसपास 30.9 यानी कि आप 31% मान लें, जो कि 33% के आसपास है, तो करीब 1/3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से दिए।
अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री बने। जबकि कांग्रेस को जब देखेंगे, जो कि पिछले 70 सालों से एक लंबे समय तक इस देश में रूल करती रही, और एक ऐसा भी वक्त था कि ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, अगर कांग्रेस का आंकड़ा देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उसके आधे के आसपास है, 17.2। आज तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस में, उसमें से सिर्फ 17% मुख्यमंत्री ही ओबीसी कैटेगरी से थे। अब आप सोच लीजिए इसी से कि किस पार्टी के नेतृत्व में ओबीसी वोट बैंक को लेकर ज्यादा चिंता है और कौन ओबीसी नेतृत्व पर ज्यादा भरोसा जता पा रहा है।